नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज है 13 अगस्त और आज हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस। आज दो बड़े इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। एक है एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसको कि सिर्फ स्वयं सोनिया गांधी जो है उन्होंने लिखा है, और एक एडिटोरियल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। दोनों हम इस सेशन में कवर करेंगे। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, कोरोना और कई जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, देखेंगे, आपकी जानकारी भी इम्प्रूव करेगी। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक बने रहिए और सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको हम कवर करेंगे। देखते हैं क्या है पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है अमेरिका से। जो कमला हैरिस हैं, उनको जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में चुना गया है। ये मूलतः इनकी जो माता है वो इंडियन ओरिजिन, चेन्नई की रहने वाली थी, और इनके पिता है वो जमाइकन थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, और एक मल्टीकल्चरल में इनकी जो पैदाइश भी हुई है और पढ़ाई लिखाई हुई है पूरी। और ये कैलिफोर्निया से एक वहाँ पे हैं और प्रोसिक्यूशन विभाग वहाँ पे देखती है, और सीनेटर भी है ये कैलिफोर्निया से। सो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अमेरिका से है। अमेरिका में आपको पता होगा नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। अगली न्यूज़ है ये कोरोना से संबंधित। मेगा लैब्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं CSIR के द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा मेगा लैब्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जो कि कोरोना की टेस्टिंग के लिए, जो उसको बूस्ट करने के लिए वो बनाए गए हैं। और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन इसमें लगाई जा रही है, जो जेनोम सीक्वेंसिंग है वो करेगी। जेनोम क्या होता है? ये बेसिकली जो आपके पूरे DNA की सीक्वेंसिंग है, DNA की क्या इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना इज़ लाइक जेनोम सीक्वेंसिंग। सो स्पेशल मशीन्स लगाई गई हैं जिससे कि कोरोना टेस्टिंग फास्टर रूप से किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये है दिल्ली से। यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने कहा है कि नए कंस्ट्रक्शन के लिए, जहाँ पे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को नया कंस्ट्रक्शन करना था, सो एनजीटी ने कहा है कि नए कंस्ट्रक्शन के लिए EIA स्टडी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसको तैयार करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। नाउ ये एक आर्टिकल है जो सोनिया गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ये बात कर रही है किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री में, जिससे कि एनवायरनमेंट रूल्स को भी फॉलो किया जाए और साथ में डेवलपमेंट भी हो। क्या पॉइंट्स हैं इनका ये मेजर पॉइंट है कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ और डिग्निफाइड लाइवलीहुड, ये सब साथ साथ चलना चाहिए। ये बता रही हैं कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट है उसमें इंडिया काफ़ी बॉटम में आता है। 2018 में 177th रैंक था हमारा 180 कंट्रियों में। और ये जो इंडिकेटर ये दिखाता है एनवायरमेंटल, हेल्थ पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के जो मानक हैं वो इसमें हैं। वो ये भी कह रही है कि जो ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 आज नोटिफिकेशन आया है, वो उसमें काफ़ी कमियां हैं, और ये जो पॉल्यूटर्स हैं या जो रूल्स को तोड़ते हैं उनको उससे बढ़ावा मिलेगा। ये ऑथर जो हैं ये भी कहती है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो बिजनेस, डूइंग ऑफ बिजनेस के प्रति ज़्यादा जागरूक है एज़ कंपेयर टू एनवायरनमेंट के। ये कहती है कि 2014 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी इसका गठन किया गया था, जो कि 6 मेजर एनवायरमेंटल लॉज हैं उनको रिव्यू करने के लिए। और अनदर एक और कमेटी फॉर्म की गई थी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को रिव्यू करने के लिए, लेकिन इससे कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया। साथ में ये भी कह रही है कि जो इंडिया की कोस्टल इकोलॉजी है, कोस्टल लाइन है, उसको भी जो पॉलिसी से गवर्नमेंट की वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और साथ में ये भी कहती हैं कि जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हुए हैं। और इनके द्वारा जो 2006 में जो यूपीए गवर्नमेंट थी उनके द्वारा एक फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा जो ट्राइबल्स हैं और आदिवासीज़ हैं उनको राइट्स दिए गए थे।
वो एक बता रहे हैं कि एक लैंडमार्क वर्क था प्रीवियस गवर्नमेंट का, लेकिन उसके आगे फर्दर कोई कार्य नहीं हुआ। फिर ये कहती हैं कि किस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म जो है इस सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है और बिजनेसेस को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। और फिर ये कहती हैं कि 2020 नोटिफिकेशन है जो EIA का, उसको विड्रॉ करना चाहिए और पब्लिक कंसल्टेशन वाइड होना चाहिए, उसके बाद ही इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और फिर ये कहती हैं कि इस टाइम में जहाँ पे कि रिवर्स माइग्रेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये चीज़ें हैं और उन पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो नहीं है और ये फोकस करना ज़रूरी है। तो साथियों, ये इनका एडिटोरियल था जिसमें ये बेसिकली एनवायरनमेंट को फोकस कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी बैलेंस आंसर लिखने के लिए या बैलेंस आपने जवाब तैयार करना है तो दोनों ही चीज़ें को, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अराउंड 130 करोड़ 38 करोड़ हम लोग हो चुके हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखना, उन सभी को डेवलपमेंटल जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड कराना, अच्छे घर, अच्छा पानी, ज़मीन मुहैया कराना सबके लिए। अगर हम डेवलपमेंट में आगे बढ़ेंगे, अगर इंडस्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए, ज़मीनें लेनी ही पड़ेंगी और नए नए जगह पे सेटल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बहुत ही जल्द हम विश्व के नंबर 1 पॉपुलेशन पे आ जाएंगे। ऐसे में अगर गवर्नमेंट को दोनों ही चीज़ें बैलेंस करनी है और लोगों की नौकरियाँ, रोज़गार, आवास, सब चीज़ों को देखना है। ये आपको याद रहे कि जब भी आप आंसर दें तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखें, एनवायरनमेंट के साथ साथ बिजनेस, फैक्ट्रीज, रोज़गार, ये भी ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल ये इनका पर्सपेक्टिव था, ये यहाँ पे हमने रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इंटरनेशनल एलिफेंट डे के बारे में है। अगस्त 12 को इंटरनेशनल एलिफेंट डे बनाया जाता है, ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ध्यान रहे। ये है, इसमें मेन इस आर्टिकल में ये है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है एक, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये कहता है कि 20 सप्ताह तक ही आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इसके बाद आपको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एक केस था जहाँ पे कि एक रेप विक्टिम है, उसकी 22 वीक की प्रेगनेंसी थी। इन्होंने कोर्ट से परमिशन लिया, उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी। ये आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में ये कहा है कि जो नागा पीस डील किया जा रहा है, उस पीस डील में अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज़ है उनको ना क्लेम किया जाए। हुआ ये है कि नागालैंड में बातचीत चल रही है, जो नागालैंड की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए। मैंने कल भी कवर किया था इस इशू को। वहाँ पे NSCN जो ग्रुप है वो डिमांड कर रहा है ग्रेटर एक नागालिम स्टेट्स का। पहले इनकी डिमांड थी कि नागालिम को एक अलग कंट्री ही बना दिया जाए। ये नागालिम स्टेट जो बनाना चाहते हैं, इसमें जितने भी नागा जो रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उन सभी को मिला के एक स्टेट बनाना चाहते हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश के भी कई डिस्ट्रिक्ट, जिसमें तिराप, चांगलांग, लोंगडिंग, लोहित, ये सब डिस्ट्रिक्ट शामिल करना चाहते थे। अभी अरुणाचल प्रदेश की जो स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने कहा है कि ये एरियाज, इसमें नागाज नहीं रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, और इसको जो है अलग हम नहीं करने देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल है ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें ये हमारा इम्पोर्टेंट है, और ये एक न्यूज़ थी कि जो चैनल टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर हैं, उनके जो चैनल की कॉस्ट है वो 19 से घटा के 12 कर दी गई थी, अगर किसी भी पैक में लेना है तो इसी के खिलाफ ट्राई के इसके खिलाफ लोग गए थे कोर्ट में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्राई, व्हाट इज़ ट्राई? इट्स रेगुलेटरी बॉडी, टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है ये, और इस ऑर्डर में चैलेंज किया गया था जो आर्टिकल 19(1) है, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 19(1) को प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ये मैंने देख सकते हैं हाईलाइट कर दिया है, जो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या न्यूज़ है? नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयज 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स वो वहाँ पे डिप्लॉय किया है लेह में। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बने हुए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा ये बनाया गया है। और आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 160 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स
इसकी जो है डिमांड रखी है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अप्रूव किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू आत्मनिर्भर भारत कि किस तरीके से भारत में बने हुए ही हेलीकॉप्टर लेह में इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं और इनके फर्दर डिमांड रखी गई है। नेक्स्ट है ये वैक्सीन पैनल के बारे में। एक वैक्सीन पैनल बनाया गया है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक पैनल बनाया गया है। इसके चेयरमैन DK पॉल हैं जो मेंबर हैं नीति आयोग के। ये क्या करेगा, ये करेगा अगर जब भी वैक्सीन अवेलेबल होती है कोरोना की, सो उसको कैसे इंडियंस तक अवेलेबल कराना है, कभी भी अगर ये बनती है तो कैसे अवेलेबल कराना है। दूसरा ये कहते हैं कि ये जो पैनल है ये भी देख रहा है कि अगर भारत में अगर मैन्युफैक्चर हो सकता है तो उसकी भी संभावनाएं देख सकते हैं, और अगर कहीं बाहरी देश अगर इसको बना लेता है तो कैसे भारतीयों तक इसको पहुंचाना है और कैसे वैक्सीनाइजेशन, सबको वैक्सीन की जो सुविधा है वो उपलब्ध करानी है, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। और साथ ही साथ फाइनेंसेस के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं और कितना फाइनेंशियल रिसोर्स पैसा लगेगा कि वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में कोल्ड चेन, उसको लेना पड़ेगा, उसको कोल्ड चेन्स में रखना पड़ेगा और फिर गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। सो इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है। उसके लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ये बनाया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट है असम से। असम में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुए हैं। और ये क्यों किया गया है, ये किया गया है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। सो इनका ये कहना है कि जो क्लॉज 6 है असम अकॉर्ड का, उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या है उसमें ये है कि जो असम के जो लोकल लोग हैं उनको संविधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है बेसिकली 80 to 100% पार्लियामेंट में और असेंबली सीट में रिजर्वेशन रहेगा। जो असम के लोकल पीपल है, जो बाहर से आते हैं, उनको अलग रखा जाएगा, जो बाहर से आके सेटल हो गए हैं असम में। लेकिन जो लोग असम के ओरिजिनल पीपल है, ओरिजिनल लोग हैं, उसकी अलग अलग डेट्स बनी हुई है। बेसिक एक डेट है 1971, 1971 से पहले जो लोग रह रहे हैं वो लोग एक डेट के हिसाब से वो लोग प्रॉपर असामीस हैं। सो उनको 80 से 100% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली में मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा। और इसके अलावा जो बाहरी लोग हैं उनको टेम्प्रोरी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके ही असम में वो ट्रैवल करे, ऐसा भी प्रावधान रखने की बात कर रहे हैं। ऐसा प्रावधान ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वान निधि। सो ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो ठेला लगाते हैं सड़कों पे, खुमचे लगाते हैं, उन सभी को 1 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन करने की बात कही गई थी। और इसमें ये होता है कि 10,000 रुपये का कैपिटल लोन वो जो स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं उनको प्रदान किया जाएगा, जो पैसा वो 1 साल के अंदर लौटा सकते हैं। और इस पैसे का इस्तेमाल करके जो कोरोना से उनको दिक्कतें हुई है, परेशानियां हुई हैं, उससे उबरने के लिए ये पैसा इस प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत दिए जाने की ये पॉलिसी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है अरुणाचल प्रदेश से। इसमें क्या है, हॉर्नबिल्स है और इसमें टर्म्स जो यूज़ हुए मैं बता देता हूँ। ये एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक आर्टिकल है। इसमें पापम रिजर्व फॉरेस्ट है अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि पाके टाइगर रिजर्व के बगल में है। सो ये आपको याद रहे, ये पापम रिजर्व फॉरेस्ट है। ये हॉर्नबिल जो होते हैं, जो पक्षी होता है, उसका हैबिटेट है, उसके रहने का स्थान है। सो ये आपको ध्यान रहे, हॉर्नबिल हैबिटेट है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, पापम रिजर्व फॉरेस्ट में है। और 3 इसकी स्पीसीज होती हैं, ग्रेट, रदर्ड एंड ओरिएंटल पायड। सो ये 3 इनकी स्पीसीज होती हैं जो यहाँ पे हैबिटेट है इनका। ये
इस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ है नागालैंड से। नागालैंड में अभी मैंने ऊपर बताया कि नागालैंड में बातचीत चल रही है। नागालैंड की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए अभी बीच में एक विवाद हो गया था। वहाँ के जो गवर्नर हैं जो इस बातचीत को लीड कर रहे थे उनसे और जो नागा ग्रुप्स है उनके बीच में इशू हो गया था। सो अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि कुछ नागा जो ग्रुप हैं वो गवर्नर को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो ग्रुप्स हैं जैसे NSCN-IM वो उनका अपोज कर रहा है। जो नागा होहो है वो 14 ट्राइब्स की बॉडी है। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर हैं उनका काम जो है सही है और उनको इस बातचीत से नहीं हटाना चाहिए। और क्या है इसमें इस आर्टिकल में कह रहा है कि NSCN-IM के साथ 1997 में सीज़ फायर हुआ था, जिसके बाद से लड़ाई बंद है NSCN-IM से। लेकिन अन्य ग्रुप है NSCN खापलांग जो म्यांमार बेस्ड है, उसने भी इसमें दिक्कतें पहले उसके बाद भी पैदा की हैं। सो फिलहाल ये न्यूज़ है। नागालैंड में बातचीत आगे बढ़ रही है और कुछ ग्रुप्स जो हैं अपोज कर रहे हैं जो इसमें बातचीत के लिए इंटरलोक्यूटर या गवर्नर जो हैं इसमें, और कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नागा होहो ये 14 ट्राइब्स का ग्रुप है, ये आप इसको याद रखिएगा। ये न्यूज़ है रशियन वैक्सीन के ऊपर। जो US हेल्थ सेक्रेटरी हैं एलेक्स अज़ार, उन्होंने ये कहा है कि जो ये वैक्सीन बनी है इसमें उनको डाउट है और ये सही है कि नहीं, इसको और अभी इसमें और क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें श्रीलंका में इलेक्शन हो गया, श्रीलंका में नई सरकार बन गई। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए हैं नई गवर्नमेंट में। आमूमन जो प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो लोग होते हैं वो मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन श्रीलंका में जो राष्ट्रपति हैं वो खुद ही मिनिस्टर बन गए हैं डिफेंस के। अब जो ये आपको जान के सुन के हैरानी होगी, लेकिन इसका कारण ये है कि जो संविधान है श्रीलंका का उसका आर्टिकल 4 है, वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री की या किसी और मिनिस्ट्री की चार्ज ले सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है पॉलिटिक्स के हिसाब से कि प्रेसिडेंट खुद ही मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में। सो उसका कारण है आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि 2015 में 19th अमेंडमेंट लाके श्रीलंका संविधान में इसको ख़त्म करने किया गया था, लेकिन ये सरकार उसी अमेंडमेंट को दोबारा ख़त्म करेगी क्योंकि इनको 2/3 जो बहुमत है, 2/3 मेजॉरिटी दे हैव अचीव्ड इन दिस इलेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्या है? ये एक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं साथियों, जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आप, जो गलत विज्ञापन आते हैं, उन गलत विज्ञापनों को उन पे लगाम लगाने के लिए अब जो सरकार है वो नया कानून लाने वाली है। इसमें क्या होगा? इसमें जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो इसको इन्फोर्स करेगी और जो ये रेगुलेशन आएंगे, जो ये कानून आएगा, एक रेगुलेशन आएगा, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगा। सो इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग इसको देखेंगे कि जो गलत विज्ञापन हैं उन पे लगाम लगाने के लिए रेगुलेशन बहुत जल्दी आने वाला है। ये जब इसका रेगुलेशन आएगा उसको जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, जिससे कि बाकी लोग भी अपना सजेशन दे सके। अगला क्या है? अगला न्यूज़ है यूके इकोनॉमी वो 20% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। मतलब जो इंग्लैंड की इकोनॉमी है कोरोना में वो भी 20% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। सो वहाँ पे भी रिसेशन के खतरा वहाँ पे भी बना हुआ है। सो ये देख रहे हैं लगातार कोरोना में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है लोग जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी पे। ये एक और एडिटोरियल है, उसको हम देखेंगे। ये कह रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि सेल्फ रिलायंस थीम होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भरता, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की थीम होनी चाहिए। ये पहले से भी रही हुई है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी किसी से ऑर्डर नहीं लिया या किसी के सामने हम लोग झुके नहीं। चाहे कोल्ड वॉर रहा 47 से 91 के बीच अमेरिका और रशिया का वो समय रहा, चाहे अमेरिका यूनिपोलर सोवियत यूनियन के ख़त्म हो जाने के बाद अमेरिका का समय रहा उस समय भी, और उसके बाद जब यूएस का एक रिसेशन का पीरियड रहा उस समय भी हम लोग इंडिया जो रहा वो उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रही।
लेकिन फिर ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें होना चाहिए। किस सेंस में? जब 1962 में वॉर हुआ चाइना से, सो जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उसमें यूएस से मदद मांगी, और उसी तरीके से 1971 में जब लड़ाई हुई उससे पहले ही जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने रशिया के साथ एक अपनी डील की थी, और उसकी वजह से अब जो अमेरिका और चाइना थे उनके जो उसके अगेंस्ट थे, तो उस समय रशिया भारत के साथ खड़ा रहा था। उसी तरीके से बता रहे हैं 1999 में कारगिल वॉर के दौरान इंडिया ने वेलकम किया था अमेरिका का इंटरवेंशन को। सो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट तो होनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी देशों की मदद अगर लेनी पड़े तो वो भी हम ले। और ये बात करते हैं कि किस तरीके से ये भी जो अभी का समय देख रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो एक तरीके से टेंशन बना हुआ है, यहाँ पे जिस तरीके से भारत अमेरिका की तरफ झुकाव है, तो ये कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका पे ही रिलाय करना वो भी सही पॉलिसी नहीं है, सही फॉरेन पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग टर्म में वो हर्ट कर सकता है। सो व्हाट ही सजेस्टिंग इज़ डाइवर्सिफिकेशन। कई देशों से अच्छे हमारे संबंध रहने चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग देश है उनसे खासकर संबंध रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग कई फ्रंट्स पे अगर प्रॉब्लम हो तो कई कंट्रीज़ के साथ मिलके फ्रंट्स बना के उससे हम काम कर सके। इंडिया ऑलरेडी आप देखेंगे कि रशिया के साथ भी डिफेंस इंपोर्ट उसका बढ़ा है, सो रशिया के साथ भी सही रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड नाम का एक नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान है। चाइना के साथ भी आप देख रहे हैं कि फुल फ्लैज जो वॉर है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हालांकि अभी भी टेंशन जो लद्दाख में बनी हुई है। सो एक तरीके से इंडिया जो ये बताया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस ऑथर के हिसाब से सही डायरेक्शन में है, लेकिन बदलते समय के हिसाब से उसको और रिवाइव करते रहने की ज़रूरत है। सो धन्यवाद दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस यही हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप सभी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए पढ़ रहे होंगे, और उम्मीद है कि आज के इस लेसन से आपको अहम जानकारी मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।